ओके बच्चों, ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे पॉइंट्स वैसे खत्म हो गए। ये लास्ट वाला एक पॉइंट है, उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। राइट, मैंने ना कल तुमको दो टर्म्स बताए थे, ये तुमको याद है क्या? अभी पहले वो बताओ। एक मैंने तुमको ये बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग एक मेथड बोलते हैं और मैक्रो को एक अलग नाम है खास। ठीक है, इधर हम लोग स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं, याद है? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। ये बहुत पॉपुलर पॉइंट है, बहुत जगह आते हैं। ठीक है, मतलब तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, मैच द पेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यू मस्ट नो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। क्यों? छोटे छोटे पार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और मैक्रो को हम लोग बोलते हैं लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड, ओके। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अपने को दिमाग में रखना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज करते बच्चों। ये कल के पॉइंट्स बता रहा हूं तुमको, पार्शियल इक्विलिब्रियम। और इधर हम लोग यूज करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। सबको याद है क्या? डिफरेंस क्या है? बोलो, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं। इन केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आई विल बी फोकसिंग ऑन अ सिंगल थिंग। एक ही चीज पे मेरा ध्यान है, मैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करूंगा। मैं लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ूंगा तो मैं लॉ ऑफ सप्लाई को इग्नोर करूंगा, जब मैं लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ूंगा तो लॉ ऑफ डिमांड को इग्नोर करूंगा। एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं, इसको हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं। मतलब इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज का कनेक्शन है, ये मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था। राइट, ठीक है। मैंने ये पूछा था तुमको कि पॉपुलेशन की वजह से अपने कंट्री में गरीबी है या गरीबी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? दोनों भी इंटरकनेक्टेड है, सही बात है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, सारे ही पॉइंट्स बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक लास्ट पॉइंट रह गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने वैसे बताए हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा और अच्छे से इसको डिटेल में बताता हूँ, सभी लोग ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस में, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये तो मैंने कितने बार तुम लोगों को बताया है, एक बार फिर से तुम लोग मेरे लिए बता दो बच्चों, कोई भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। डिमांड का ग्राफ नीचे जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई का ग्राफ ऊपर की तरफ आता है, अपवर्ड स्लोपिंग। दोनों का इंटरसेक्शन जहां होगा वहां से मैं निकालूंगा प्राइस। ऐसा कुछ हम लोग करते हैं क्या? ठीक है, सो प्राइस हम लोग कोई भी चीज का कौन निकालता है, बायर या सेलर या दोनों? दोनों मिलकर निकालते हैं। बायर की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, सेलर की वजह से सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक पॉइंट। काफी बार मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर मेरे को कोई भी चीज की कीमत कितनी है ये डिसाइड करनी है तो ये मैं डिमांड और सप्लाई से करता हूँ। इनफैक्ट बच्चों इसका ज्यादा यूज कहाँ होता है पता है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के भाव हर सेकंड चेंज होते हैं क्या? क्यों चेंज होते? क्यों क्यों क्या रीजन है? क्योंकि हर सेकंड खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग जो है वो चेंज होते रहते हैं। एवरी सेकंड देयर इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई हर सेकंड चेंज हो रहा है तो हर सेकंड प्राइस भी चेंज होगा। दैट इज द रीजन स्टॉक मार्केट में इतना वोलेटिलिटी रहता है, इतना फ्लक्चुएशन रहता है। बेसिक पॉइंट है, हर जगह ये अप्लाई करो। सोने का भाव हर बार चेंज होते रहता है, हर दिन चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि खरीदने वाले लोग चेंज हो रहे हैं और बेचने वाले लोग भी चेंज हो रहे हैं। डिमांड और सप्लाई इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, देयरफॉर वी सी सच मूवमेंट इन प्राइस। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है और ये सब हमें कौन सिखा रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ही सिखा रहा है। राइट, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? फ्री मार्केट इकोनॉमी। बच्चों फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या, ये फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप के इकोनॉमीज होते हैं। कौन से 3 टाइप के इकोनॉमीज होंगे? एक होगा कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सही बात है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर करो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब एग्जाम्पल कौन से कंट्री का? यूएसए। यूएसए में लोगों को अपने मर्जी से कुछ भी करने का फ्रीडम है, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, बराबर। ठीक है, हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ही इसको हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। वाई फ्री मार्केट? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट बार बार बीच में नहीं आती है। ठीक है, तुम लोग देखोगे यूएसए में तो तुमको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ज्यादा कुछ खास कंट्रोल नहीं करती है, लोग अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस करते हैं।
और गवर्नमेंट उनको बिजनेस करने का परमिशन भी देती है। इनफैक्ट एक चीज और बता रहा हूं, यूएसए में यू कैन इजीली कैरी अ गन विथ योरसेल्फ फॉर योर प्रोटेक्शन। ऐसा इंडिया में इजीली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट के बहुत रेगुलेशंस है, बराबर, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी स्टडी करते हैं तो हम लोग एक्चुअली फ्री मार्केट इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज तुम लोग इसका आंसर करो तो ये समझ में आएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, ये मैंने बताया। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी, वो कंट्री जहां पे हर एक चीज की कीमत गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। एग्जाम्पल रशिया, रशिया में हर चीज की कीमत गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, लोगों को खुद से कुछ करने का फ्रीडम नहीं है वहां पे, बराबर, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये जो मैंने अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है प्राइस कैसे डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई से, ये वाला ग्राफ कौन से इकोनॉमी में एप्लीकेबल है, सोशलिस्ट और मिक्स्ड और कैपिटलिस्ट? किधर होगा? कैपिटलिस्ट में होगा। वाई? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोगों को खुद से मर्जी, खुद के मर्जी से काम करने का फ्रीडम है। सोशलिस्ट में प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। वहां डिमांड सप्लाई ऐसे कुछ नहीं होता है, बराबर। सोशलिस्ट में जो गवर्नमेंट ने बोला वो फाइनल है, कैपिटलिस्ट में डिमांड और सप्लाई से समझ में आता है प्राइस कितना होगा, राइट, ठीक है बच्चों। तो यही वही, ये पॉइंट वही लिखा है। मिक्स्ड इकोनॉमी तो ऐसा कोई अलग अनोखा इकोनॉमी नहीं, ये तो दोनों का मिक्सचर है, कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट। जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली हम लोगों को फ्री मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से चलती है ये सिखाता है इन सिंपल लैंग्वेज। यहां लिखा है देखो, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे चलेगी ये हम सीखेंगे कौन से इकोनॉमिक्स से? माइक्रो इकोनॉमिक्स से, राइट, ठीक है, ओके बच्चों। ये देखो, ये 2 पॉइंट्स से ही आगे एक और पॉइंट का लिंक मैं करूंगा। एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे थर्ड पॉइंट आएगा, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, उनको ऐसा डाउट आ सकता है, सर फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया का ट्रेड कोई दूसरे देश के साथ, सिंपल फॉरेन ट्रेड। हम लोगों ने सीखा भी, इसके पहले के कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने सीखा है फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है। अगर इंडिया गुड्स इंपोर्ट कर रही है या इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है तो ये सब फॉरेन ट्रेड में आएगा, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे नीचे वाला जो पॉइंट है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुक, जो क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ये क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो बच्चों। ये देखो यहीं से एक्सप्लेन करता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर करो, $1 की कीमत अगर सपोज 75 रुपीज है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये चेंज हो रहा है, ये रोज चेंज होता है, ये तुमको मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे शेयर के भाव रोज चेंज होते हैं, वैसे डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले भी रोज चेंज होती है। इनफैक्ट तुमको एक चीज और बोलता हूं, कुछ साल पहले $1 यूज टू बी 65 रुपीज, कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज और बताता हूं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में $1 की कीमत ₹1 थी। 1947 में बच्चों, इंडिपेंडेंस के टाइम में $1 यूज टू बी 1 रुपी, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डॉलर महंगा होते जा रहा है। डॉलर महंगा हो रहा है कि रुपया महंगा हो रहा है? ऑब्वियसली डॉलर, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो, पहले एक अमेरिकन इंडिया में $1 जेब में लेके आता था, वो सिर्फ ₹1 की चीज इंडिया की खरीद सकता था 1947 में, ठीक है। अब वही अमेरिकन आज इंडिया में आता है तो वही $1 से वो 75 रुपीज की चीज खरीद रहा है, मतलब उसके जेब में एक ही डॉलर है, बट आज वो उस डॉलर से ज्यादा रुपए की चीज खरीद सकता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? आंसर इज वेरी सिंपल बच्चों, ये जो डॉलर की कीमत जो रोज चेंज हो रही है रुपए के मुकाबले, इसमें भी सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स ही अप्लाई करना है। कैसे? आई विल एक्सप्लेन, सुनो। फिर से वही होगा, देखो कोई भी चीज की कीमत कैसे डिसाइड होती है? आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। ये डिमांड का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग। इधर हम लोग क्या लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ओके। और इधर क्या आएगा? इधर प्राइस आएगा। मैं यहां लिखूंगा प्राइस ऑफ डॉलर, ठीक है बच्चों। देखो यहां पे ये इंटरसेक्शन इधर आ रहा है, ठीक है, और सपोज यहां पे आ रहा है 75 रुपीज, तो हम लोग बोलेंगे देखो $1 की कीमत 75 रुपीज है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि फ्यूचर में $1 जो है वो 80 रुपीज हो गया? अब ये कैसे होगा? वेरी सिंपल, हो सकता है डिमांड बढ़ गया। डिमांड क्यों बढ़ेगा डॉलर का? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं।
जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर पेमेंट डॉलर में करना है तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, और अगर डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो ये डिमांड का ग्राफ कहाँ जाएगा? राइट साइड। और अगर राइट साइड जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। ये हो गया 80। सो ये कौन से कॉन्सेप्ट हमें मदद कर रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले क्या होगी? आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई। और ये कौन डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई? अगेन बायर्स एंड सेलर्स। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है एक्चुअली कॉन्सेप्ट टोटालिटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बट मदद ले रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सही बात है, वही लिखा है बच्चों यहाँ पे, सेम चीज। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, दो देशों के करेंसीज में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो डिटर्मिन करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। वेरी सिंपल, राइट? ओके, एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एक हिसाब से सेम ही हो गए। ओके, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने के लिए तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर तुम लोग करोगे। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कौन से इकोनॉमिक्स में आएगा? माइक्रो और मैक्रो इतने बार बता चुका हूं, अब बताओ मैक्रो में आएगा पक्का? चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके वेरी गुड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमिक्स, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, अब है ना यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज तुमको बता रहा हूं। देखो, इन्फ्लेशन जो है वो होने का एक रीजन मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इन्फ्लेशन को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कैसे होगा वो बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसका इंपैक्ट तुम लोग बताओ क्या होगा अगर अपने कंट्री में आरबीआई जो है ये ज्यादा पैसे छापेगी तो? मोर मनी इज मिंटेड, मोर मनी इज मिंटेड। तुम लोग सिर्फ अंदाजा लगाओ और मेरे को बताओ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है, अपेक्स बैंक बोलते हैं हम लोग उनको, सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, इकोनॉमी को संभालने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्या होगा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में ज्यादा पैसे छापे तो? बताओ, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? तुम लोग अंदाजा लगाओ। बढ़ेगी पक्का? कैसे? हाँ चलो कैसे? क्या होगा? आरबीआई ने ज्यादा पैसे छापे तो? आरबीआई ज्यादा पैसे छाप के खुद के पास रखती है क्या? किसको देती है? कमर्शियल बैंक्स को देती है। कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जहां पे हम जैसे लोग अकाउंट ओपन करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, और भी बहुत सारे बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक है, राइट? तो आरबीआई क्या करेगी? ज्यादा पैसे छाप रही है, मतलब ये लोग क्या करेंगे, ये बैंक्स को लोन देंगे। बैंक्स को क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज का आंसर करो, अगर बैंक को ज्यादा पैसे मिल रहे क्योंकि आरबीआई ने ज्यादा पैसे छापे तो ऑब्वियसली बैंक के पास ज्यादा पैसे होंगे। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं तो बैंक क्या ये पैसे खुद के पास संभाल के रखेगी या लोगों को लोन देगी? लोगों को लोन देगी, ना ही सिर्फ लोन देगी, सस्ते रेट पे देगी। क्यों? तुम लोग थोड़ा सोचो, बैंक पैसे कैसे कमाती है? बैंक पैसा कैसे कमाती है? वेरी सिंपल, किसी ने अगर बैंक में अकाउंट ओपन किया और बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और बैंक ने किसी को वही पैसा दे के लोन दिया तो बैंक इंटरेस्ट वसूल करती है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। कोई भी बैंक कैसे चलती है? बहुत ही ईजी है बच्चों। बैंक में कोई अगर पैसे डिपॉजिट करता है तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सपोज बैंक बोल रही है आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करो, हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे। और मान के चलो बैंक ने किसी को लोन दिया है तो बैंक क्या करती है? लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करिए से 8%। इसका मीनिंग क्या है? 6% दो, 8% लो, जो डिफरेंस है वो क्या है? 2%। उसको हम लोग बैंक का प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं बैंक का, राइट? सिंपल लॉजिक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, अगर तुम लोग बैंक हो और तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है, तुम्हारे पास पैसा क्यों है? आरबीआई ने पैसे ज्यादा छापे। फिर से आरबीआई ने ज्यादा पैसे छापे हैं, आपको ज्यादा पैसे मिल गए। अगर आप बैंक हो तो क्या करोगे? ज्यादा लोन देने की कोशिश करोगे या कम लोन देने की कोशिश करोगे? ज्यादा। क्यों? जितना ज्यादा लोन देंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न करोगे। तो कोई भी बैंक के पास जब पैसे ज्यादा आते हैं वो बैंक
ज्यादा लोन देने की कोशिश करती है। आरबीआई ने ज्यादा पैसे छापे, बैंक लोन ज्यादा देगी। अगर बैंक ज्यादा लोन देती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे होंगे, बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना? फैक्ट्री ज्यादा लगाएगा। कल का ही एग्जांपल है, सेम वही बता रहा हूं। अगर बिजनेसमैन ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएगा तो लोगों को ज्यादा नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कम होगा ये बता दो? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कम पैसे आ रहे हैं? ज्यादा। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा या कम होगा? परचेसिंग पावर बढ़ेगा। वेरी गुड। अगर लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ता है तो डिमांड चीजों का बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। अगर डिमांड बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? रुक जाओ, इसको इतनी इजीली नहीं लेंगे। अगर डिमांड बढ़ता है तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? फिर से आ जाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगेन सेम थिंग, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का ग्राफ नीचे आता है, सप्लाई का ग्राफ ऊपर जाता है, दोनों के इंटरसेक्शन से प्राइस डिसाइड होता है। अब क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया। अगर कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है बच्चों तो डिमांड का ग्राफ किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। और अगर डिमांड का ग्राफ राइट साइड जा रहा है तो चीजों की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। मतलब ये क्या हो गया? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा है यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। आया ना? मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझने के लिए अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करना ही पड़ेगा। करेक्ट? वही तो लिखा है इधर। क्या लिखा है यहाँ पे? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, यानी कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस को समझने के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। वेरी वेरी इजी। बराबर? ठीक है। वो एग्जाम्पल लिखना है लिख सकते हो आराम से, पहले समझ लो हर एक पॉइंट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? बिजनेस डिसीजंस। बच्चों बिजनेसमैन को अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वो फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज लेगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी बिजनेसमैन को ये समझना जरूरी होता है क्या कि उसके चीज की कीमत कितनी है? कल मैंने ये एग्जांपल बताया था, एक चाय वाला अगर 6 रुपए में चाय बेच रहा है तो उसको पहले ही पता होना चाहिए कि उसको वो चाय का कॉस्ट कितना है। पता चला चाय का कॉस्टिंग हो गया 8 रुपए और बेच रहा है 6 रुपए में, कंगाल हो जाएगा। सो यू मस्ट बी अवेयर कितना खर्चा लग रहा है। हर चीज का हिसाब लगेगा, रखेगा वो। एक कप चाय में कितना दूध लग रहा है, कितना पानी लग रहा है, कितनी पत्ती लग रही है, कितना उसने शुगर ऐड किया है, हर चीज का कॉस्ट वो करेगा। तो ये कौन सिखा रहा है उसको? एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा रहा है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें बताता है कि हम लोग कॉस्टिंग कैसे करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कैसे हिसाब करेंगे उसका। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? उंगली दिख के बोल रहे हो, कितने होते हैं? कौन से 4? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये सबका हिसाब करके हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आएगा। राइट? अच्छा, और क्या लिखा है? प्राइस ऑफ गुड्स। कितने बार आ गया प्राइस ऑफ गुड्स? प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फिर से प्राइस डिटर्मिनेशन से। फिर से वही है। ठीक है, तो बिजनेस के डिसीजंस में ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कैसे मैं बताता हूं। सबसे फर्स्ट लिखा टैक्सेशन पॉलिसी। एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग थोड़ा सोच के करो बच्चों। गवर्नमेंट जब भी बजट डिक्लेयर करती है तो क्या बहुत बार ऐसा होता है कि टोबैको पे गवर्नमेंट टैक्स के रेट बढ़ाती है? ऑलवेज, always, almost always in every budget government tries to increase the rates of taxes on tobacco. क्यों? क्यों टैक्स का रेट हर साल क्यों बढ़ाती है यार? हर साल ही महंगा हो रहा है टोबैको। मतलब सिगरेट पीने वालों के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात हो गई है। क्यों बढ़ाती है टैक्स का रेट? टोबैको भी क्यों बढ़ा रही है? चलो ये बताओ, वाई ऑन टोबैको स्पेसिफिकली? इनकम सोर्स अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही, चलो ये भी अच्छा रीजन है। एक और मेन सॉलिड रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि टोबैको का इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड मतलब गवर्नमेंट को पता है कि ये चीज ऐसी है कि लोग खरीदेंगे ही, कितनी भी महंगी हो जाए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट नोज दिस थिंग, इसलिए तो उसका यूज कर रही है गवर्नमेंट। बराबर? ठीक है, अगर महंगा भी कर दिया तो भी लोग जो कंज्यूम करते हैं वो करते ही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसका फायदा उठाया, मौके पे चौका। गवर्नमेंट क्या करेंगी? टैक्स क्रेडिट बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि इनको पैसा ज्यादा चाहिए। जब गवर्नमेंट को पूछा जाएगा कि आप टैक्स क्रेडिट क्यों बढ़ा रहे हो टोबैको पे इतना, तो गवर्नमेंट बोलेंगे वी आर ट्राइंग टू डीमोटिवेट दिस थिंग, बट वी विल नॉट बैन दिस, वी विल डीमोटिवेट।
कैसे? टैक्स क्रेडिट बढ़ा के। बच्चों यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि गवर्नमेंट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है? यस, टैक्स के पॉलिसीज के लिए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा रहा है, बराबर? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो, फिर रेलवेज फ्री या सस्ते में सर्विसेज क्यों देती है? फ्री तो नहीं है, सस्ते में होंगे। रेलवेज के सर्विसेज काफी सस्ते होते हैं बच्चों, तुम लोग देखोगे तुमको समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि रेलवेज बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं, लूटते नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा कहीं, बहुत पैसा खर्च होगा, और वही रेलवेज बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, इनफैक्ट बस से भी ज्यादा सस्ते रेलवेज है। क्यों यार? क्यों इतना सस्ता क्यों रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इस चीज का यूटिलिटी लोगों को बहुत है, इसलिए इसको सस्ता रख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों को काम में आ रहा है। सही बात है। गवर्नमेंट अगेन यहां पे फिर से वही फंडामेंटल रूल यूज कर रही है, जो चीज का यूटिलिटी लोगों को बहुत ज्यादा है उसको थोड़ा सस्ते में रखो, बराबर? जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बच्चों, मुंबई में बगैर मेट्रो के मुंबई के लोगों की लाइफ एकदम स्लो हो जाएगी, करेक्ट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने वहां पे वो सारे सर्विसेज बहुत सस्ते में रखे, क्योंकि लोगों को उसका यूज बहुत है, और उसी के बेसिस पे तो गवर्नमेंट को वोट मिलता है, राइट? ठीक है। अच्छा, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था, कहाँ कितना खर्चा करना है, कितने पैसे लोगों से चार्ज करने हैं, ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करी। गवर्नमेंट देखती है कहाँ कितना यूटिलिटी लोगों को मिल रहा है। ओके, प्राइस पॉलिसी इज अगेन दी सेम। अभी मैंने तुमको वही बताया बच्चों, गवर्नमेंट जो है, जो बहुत बेसिक चीजें होती है जैसे कि वाटर सप्लाई, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत कम पैसे चार्ज करती है, ठीक है? तुम लोग देखोगे वहां पे टैक्स क्रेडिट भी कुछ नहीं होगा। अगेन तो गवर्नमेंट हर जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही रूल्स को यूज कर रही है, और यहाँ पे इसलिए ये गवर्नमेंट को काफी यूजफुल है। सही बात है। लास्ट क्या लिखा है? लास्ट लिखा है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हम लोग कैसे कम से कम खर्चों में सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का। इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक एग्जाम्पल बोला था, वो याद दिला रहा हूं बच्चों। मैंने ऐसा कुछ तुमको एग्जाम्पल बताया था क्या? इमेजिन करो एक फार्मर है, उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है, और वो सोच रहा है यहाँ पे कि इधर एप्पल ग्रो करे या ये ऑरेंजेस ग्रो करे। बोलो क्या ग्रो करना चाहिए? वो ग्रो करो जहां पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इन सिंपल लैंग्वेज जिधर ज्यादा प्रॉफिट है उस चीज को वो ग्रो करेगा। इधर इसके पास क्या लिमिटेड है? लैंड लिमिटेड है, तो लैंड को कैसे यूज करेगा ये उसको अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिखाता है। वो देखेगा कहाँ इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, और उस हिसाब से वो उसी चीज को वहां पे ग्रो करेगा। मतलब इसने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किया। इधर रिसोर्स मतलब क्या है? रिसोर्स मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में लैंड है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, राइट? तो ये बहुत सारे यूजेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, राइट? ठीक है। ओके बच्चों, नाउ विल डू वन थिंग। एक्चुअली काफी सारे पॉइंट्स थे, बट मैं तुमको पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, जितना हो उतना ठीक। ओके, यस, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा अब हो चुका है खत्म, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे काफी सारे पॉइंट्स तुमको ऑलरेडी बताए, वही लंपिंग मेथड, जनरल इक्विलिब्रियम, बहुत सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है बच्चों। क्या मैंने तुमको ये बताया है कि कोई भी चीज का डेफिनेशन एटलीस्ट एक तो लर्न करना ही चाहिए, अलोंग विद द नेम ऑफ द पर्सन हु डिफाइंड इट। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो डेफिनेशन है, मैंने सबसे इजी वाला लिखा है यहाँ पे। तुम लोगों को भी सबसे इजी वाला लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड, खुद के हिसाब से मत लिखो, वर्ड टू वर्ड लिखना है। लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये बोला है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो ने। ठीक है, इनका भी नाम, थोड़ी इज्जत इनको भी दे दो बच्चों। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग सच में टोटालिटी में इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं? टोटालिटी में हम लोग इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है। हम लोग डायरेक्टली आते हैं स्कोप पे। स्कोप मतलब सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा था, वैसे अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ रहे हैं। इन सिंपल लैंग्वेज स्कोप का मतलब ये होगा कि ये क्या क्या चीजों को कवर कर रहा है, कौन से पॉइंट्स इधर कवर होंगे, दैट इज स्कोप। ओके, देखते क्या लिखा है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी देखो यहां पे मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, इसको थोड़ा डिटेल में मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर इट।
यस, ठीक है, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और मैं तुमको ना दो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो यहाँ लिखे भी है, तुम लोगों ने लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ये चीज तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कौन सी चीज? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स जब हम लोगों ने सीखे थे, वहां ऐसा कुछ मैंने सिखाया ही नहीं तुमको, क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में। तो ये हो सकता है तुमको एकदम से समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी ऑफ इनकम ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इसमें दो चीज आ रही, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सिर्फ। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीजें क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करो, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है या इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन पे डिपेंड करता है? जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज पढ़ोगे ना, तो एक चीज दिमाग में ही रखो, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स, हर चीज हर दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। वेरी सिंपल, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ये चीज मैंने एक्चुअली तुमको नेशनल इनकम के टाइम पे एक्सप्लेन किया था, ये तुमको ऐसा कुछ याद आ रहेगा। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है बिजनेस। एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है बिजनेस। हाउस होल्ड किसको बोलेंगे और बिजनेस किसको बोलेंगे? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। फिर से बता रहा हूं, नेशनल इनकम में ऑलरेडी हुआ है, बट फिर से एक बार रिपीट करूंगा यहाँ पे। देखो तुमको ये चीज याद आ रही है क्या बच्चों? बिजनेस मतलब वो जो एक्चुअली सर्विसेज दे रहा है या गुड्स बेच रहा है। बिजनेस किसको बोलेंगे? ही इज एक्चुअली सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब वो जो एक्चुअली इन चीजों को खरीद रहा है, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एकदम सिंपल। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग करोगे, अपन दोनों के बीच में बिजनेस कौन है और हाउस होल्ड कौन है? हम लोग कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन मेरा, आंसर करो। अपन दोनों के बीच में बिजनेस कौन हो गया और हाउस होल्ड कौन हो गया? मैं कौन हूं? हम लोग कौन है? हम लोग बिजनेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हम लोग कोचिंग क्लासेस के सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? और तुम लोग कौन हो? तुम लोग हाउस होल्ड हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो वो सर्विसेज को, राइट? अब एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बिजनेस को पैसा मिलता है हाउस होल्ड की वजह से? ऑब्वियसली हम लोगों को फीस तुम लोग पे कर रहे हो, मतलब तुम लोग हाउस होल्ड हो, राइट? तो तुम लोग हम लोगों को क्या दोगे? फीस दोगे, और रिटर्न में हम लोग तुम लोगों को क्या देंगे? सर्विसेज एंड गुड्स देंगे। सही बात है, ठीक है बच्चों। अब इस चीज को तुम लोग समझ सकते हो क्या? देखो ध्यान से सुनना बच्चों, इमेजिन करो सुबह सुबह कोई स्टूडेंट आता है और मेरे को फीस देता है। स्टूडेंट आया, मेरे को फीस दिया, तब मैं कौन हूं? बिजनेस। और स्टूडेंट कौन है? हाउस होल्ड। ठीक है, मैं वो फीस लेता हूं जेब में, और जेब में मैं पैसे रख के कोई होटल जाता हूं और खाना खाता हूं। कोई होटल जाके अगर मैं खाना खा रहा हूं, तो अब ये मैं सेम पर्सन क्या हो जाऊंगा? हाउस होल्ड, और वो होटल वाला बिजनेस। सही बात है, ठीक है। अब मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। देखो यही एग्जाम्पल मैं तुमको यहां पे लिख के बता रहा हूं, ठीक है। सुबह क्या होता है, सुबह एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, और मेरे को एस मतलब मैं, स्टूडेंट ने क्या किया, मेरे को फीस दिया, ठीक है। तब यहां पे मैं क्या था? बिजनेस, ठीक है। और स्टूडेंट क्या था? हाउस होल्ड। वेरी गुड। यही फीस मेरे जेब में आ गई, अब मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं क्या करता हूं? मैं जाता हूं एक होटल, मैं एक होटल में जाता हूं, ठीक है, और मैं होटल में जाके खाना खा रहा हूं, ठीक है। सपोज इमेजिन करो मैं डिनर करता हूं होटल में, ठीक है। तो बच्चों डिनर करने के लिए मैं यहाँ पे होटल वालों को क्या करूंगा? ऑब्वियसली मैं पैसा पे करूंगा, आई विल पे दी मनी, ठीक है। तो मैं मनी इसको दे रहा हूं, ओके। अब बताओ मैं कौन हो जाऊंगा? मैं कौन हो जाऊंगा?
हाउस होल्ड, और होटल कौन होगा? बिजनेस। करेक्ट। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है? पढ़ लो, देख लो, तुम लोग दोनों भी एग्जांपल्स देखो। क्या हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है? बिजनेस हाउस होल्ड से पैसा कमाता है, यस। क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड भी बिजनेस से पैसा कमाता है? देख लो, दोनों भी पढ़ लो और सोच के बोलो, क्या हाउस होल्ड बिजनेस से पैसा कमा रहा है? बच्चों, हाउस होल्ड मतलब यहां पे मैं ही तो हूं, और मैंने पैसा कहां से लाया होटल में देने के लिए? क्योंकि मैंने खुद ने बिजनेस किया है। मतलब कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है? दोनों एक दूसरे पे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि मैं सिर्फ बिजनेस ही रहूंगा हर बार। अगर मैं सिर्फ बिजनेस रहूंगा तो मैं खर्चा भी तो करूंगा कभी ना कभी। जब मैं खर्चा करूंगा तब मैं क्या बन जाऊंगा? हाउस होल्ड। अब देखो, सेम चीज, मैंने पैसे किसको दिए? होटल वाला को। तब होटल वाला क्या था? बिजनेस। करेक्ट। होटल वाले के पास पैसे आ गए, वो मस्त जाता है शाम को अपने बीवी बच्चों के साथ पीवीआर पिक्चर देखने को। तब वो होटल का ओनर क्या हो गया? हाउस होल्ड। और पीवीआर बिजनेस। सही बात है। मतलब हम लोग कमाएंगे तो खर्चा भी तो करेंगे, एंड दैट इज हाउ इकोनॉमी विल रन। सही बात है बच्चों, यहां पे वही चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हु विल कंज्यूम? आंसर इज हाउस होल्ड। हु विल इन्वेस्ट? बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा? बिजनेस। और इन दोनों से इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। इनकम कौन कमा रहा है? बिजनेसमैन। और एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रहा है? एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट ये बिजनेसमैन जिनको देगा उनका होगा इनकम। सही बात है। मतलब दोनों भी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे तुमको क्या लगता है, कंजम्पशन फंक्शन स्लो हो चुका रहेगा क्या? सोच के बताओ ना। ठीक है बच्चों, अभी देखो, हाउस होल्ड ज्यादा खर्चा करेंगे या कम खर्चा करेंगे? कोविड के टाइम पे कम, ऑब्वियसली। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन स्लो हो जाएगा क्योंकि ये कम खर्चा कर रहे हैं। तो बिजनेस अच्छे से चलेंगे या स्लो हो जाएंगे? बिजनेस भी, ये भी तो स्लो हो जाएंगे। अगर कंजम्पशन स्लो होगा तो इन्वेस्टमेंट भी स्लो होगा, और अगर ये दोनों भी स्लो हो गए तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि अपनी इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल है, जो ट्रेड साइकिल है वो भी हो गया स्लो। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इकोनॉमी जो है वो काफी स्लो हो चुकी है। सिंपल। अच्छा, उल्टा कर दो, सपोज हाउस होल्ड के पास बहुत पैसा है, हाउस होल्ड अच्छा खर्चा कर रही है, ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों भी बढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी का जो ट्रेड साइकिल है वो एक्सपांड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज, एकदम शॉर्ट में मैं बताऊं तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये डिपेंड करते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे, और ये दोनों से आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इज समथिंग विच इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इतना समझ सकते हो, बिजनेस साइकिल मतलब बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं। राइट। कोविड के टाइम पे बिजनेस साइकिल नीचे आ गया था। अब जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी बिजनेस साइकिल फिर से ऊपर आएगा, उसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। बराबर। करेक्ट। ओके, तो बच्चों ये वाला पॉइंट मैंने बताया। बैलेंस पॉइंट्स हम लोग कल ही करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। डू वन थिंग, तुम लोग है ना, ये जो भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा है वो पहले तुम लोग नोट करो। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो डेफिनेटली लिखो। कौन सा वाला पॉइंट? ये कैसे इन्फ्लेशन के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट नोट दिस थिंग।